नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये कोर्स हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस कोर्स में हम दिसंबर 2026 के नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। इस कोर्स की आज कक्षा संख्या 45 है। तो इस नई कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेंगे जो हमने संक्षिप्त में देख लेंगे जो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था। पिछली कक्षा में हमने कारक के ऊपर की चर्चा को आगे बढ़ाया था। आपादान कारक तक देखा था, फिर हमने देखा था संबंध कारक, आपादान कारक और संबोधन कारक। संबंध कारक संबंध दिखाने के लिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, व्यक्ति का वस्तु से, तो इस तरह के जो कारक होते हैं वो संबंध कारक होते हैं। इसका जो विभक्ति होती है वो का, के, की या फिर रा, रे, री इस तरह से होती है। फिर अधिकरण कारक, अधिकरण मतलब आधार दिखाने के लिए, कोई व्यक्ति है या वस्तु है वो कहाँ है, किस चीज़ पे है, तो वैसे कारक जो होते हैं अधिकरण कारक होते हैं। और इसका जो विभक्ति होता है वो में और पर होता है। और संबोधन कारक संबोधन के लिए जिसमें हे अरे हो, जिस तरह से जो परिस्थिति रहे, हम जो संबोधन यूज करते हैं वो संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे कारक के ऊपर बात हो गई थी। उसके बाद हमने शुरू किया था शब्द रचना के बारे में पढ़ना। शब्द रचना यानी कि हिंदी में शब्दों का निर्माण किस किस तरह से होता है। उसमें मुख्य 4 तरीके हैं, उपसर्ग या तो उपसर्ग लगा के या प्रत्यय लगा के या फिर संधि करके या फिर समास करके। ये 4 तरीके हैं जिसकी तरह से हम हिंदी में नए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हमने उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर शुरू किया था। उपसर्ग और प्रत्यय को समझने से पहले रूप संकल्पना के बारे में पढ़ा था हमने कि रूप की संकल्पना क्या है। कि रूप विज्ञान ऐसा है, वो मानता है कि जो भाषा का लघुतम, जो सबसे छोटा सार्थक खंड है वो रूप है। उसमें हमने देखा था कि जैसे कोई शब्द हो गया बचपन, तो रूप विज्ञान क्या कहता है कि बच भी एक रूप है और पन भी एक रूप है। वो इनको भी एक सार्थक खंड मानता है। अगर एक नॉर्मल व्याकरण के दृष्टिकोण से देखोगे तो आप कहोगे कि पन ऐसा करके कोई ये सार्थक तो नहीं है, और ये है भी, मतलब पन तो ऐसा कुछ सार्थक नहीं है, लेकिन रूप विज्ञान मानता है कि ये शब्दों का रूप बदल रहा है। पन जो ये लग रहा है, ये रूप, ये उस बच में लग के उसका अर्थ बदल दे रहा है, तो वो भी उसको सार्थक मानता है। तो वहीं रूप विज्ञान के बारे में देखा था कि रूप विज्ञान ये सार्थक खंड मानता है कि जो भी हैं, जो उनके अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं किसी भी शब्द के, तो वो रूप के अंतर्गत आएंगे। और एक जो शब्द है वो एक या कई रूपों से मिलकर बना हो सकता है। उसमें एक रूप भी हो सकता है, 2 रूप, 3, 4 रूप भी हो सकते हैं। तो एक शब्द कई रूपों से मिलकर बना होता है। फिर रूपों के प्रकार में ये बद्ध रूप थे और मूल रूप। बद्ध रूप और मूल रूप। बद्ध रूप वैसे रूप हैं जिनका आप स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हो। उसका अगर कुछ प्रयोग करना है तो या तो कोई मूल रूप यानी कि ऐसे होते हैं कि शब्द होते हैं जिनका आप स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हो। और बद्ध रूप ऐसे होते हैं कि आपको सहायता लेनी पड़ेगी, या तो इसमें कोई बद्ध रूप लगाना पड़ेगा या मूल रूप लगाना पड़ेगा, लेकिन अकेले प्रयोग नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से ये बद्ध रूप होते हैं। तो कुछ उदाहरण देखे थे हमने। फिर हम देखा था कि जैसे शब्द बनाना हो तो मूल प्लस मूल, मूल प्लस बद्ध से कैसे शब्द बनता है, बद्ध प्लस मूल से कैसे शब्द बनता है, बद्ध प्लस बद्ध से कैसे शब्द बनता है। तो इस तरह से ये मूल रूप और बद्ध रूप के ऊपर हमारी चर्चा हुई थी। तो यही जो बद्ध रूप है, ये जो बद्ध रूप देख रहे हो, यही बद्ध रूप प्रत्यय कहे जाते हैं और यहीं से उपसर्ग प्रत्यय की शुरुआत होती है। तो आइए इसको देखते हैं आज की क्लास में। तो बद्ध रूप का पर्याय मान के चलो कि बद्ध रूप का पर्याय क्या है, प्रत्यय है। तो बद्ध रूप का पर्याय आप बोल सकते हो प्रत्यय। अभी जो प्रत्यय हैं ये 3 तरह से विभाजित हो जाते हैं।
कौन कौन से? हाँ, 3 तरह से। कौन कौन से? एक हो जाते हैं पूर्व प्रत्यय, ठीक है, मध्य प्रत्यय और अंत प्रत्यय। अंत प्रत्यय, अगर इनकी इंग्लिश की बात करोगे तो पूर्व प्रत्यय जिसको हम की प्रीफिक्स कहते हैं, ये हो जाता है इनफिक्स, और ये हो जाता है सफिक्स, ठीक है। तो देखो ये जो मध्य प्रत्यय है ना, हिंदी में इनका अस्तित्व नहीं है, हिंदी में नहीं मिलते, ठीक है। तो इनके ऊपर हमें कोई विशेष बात नहीं करनी है, हिंदी में नहीं मिलते। और जो पूर्व प्रत्यय हैं यही कहे जाएंगे उपसर्ग। परंपरा से इनको क्या कहा जाता आ रहा है? पूर्व प्रत्यय को उपसर्ग, यानी बद्ध रूप है, ऐसे बद्ध रूप जो शुरू में आ रहे हैं वो उपसर्ग हो गए, और जो अंत प्रत्यय इनको हम प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो यही है, ये बद्ध रूप ही आप देख रहे हो कि उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उपसर्ग आप जानते हो, परिभाषा वही जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वैसे शब्दांश या अव्यय भी कर सकते हो। अव्यय हमने देखा था ना कि अविकारी, इसका कुछ परिवर्तन नहीं होता, तो ये फिक्स रहते हैं, ये अपना रूप नहीं बदलते हैं। इनके साथ में जो शब्द लग रहे हैं हो सकता है रूप बदल लें, लेकिन ये जो शब्दांश होते हैं या जो अव्यय होते हैं ये रूप नहीं बदलते हैं। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जुड़ के और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग, परिभाषा हो जाएगी कि वैसे शब्दांश या अव्यय भी कह सकते हो जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें, उपसर्ग कहे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल परिभाषा है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो परंपरा से चला आ रहा है ना, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं ज़्यादा हिंदी में, वो 22 उपसर्ग हैं। उन 22 उपसर्ग की आपको सूची ऐसे याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे उपसर्ग अगर आपको अलग करना हो तो अगर कोई शब्द आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें उपसर्ग हो सकता है कि नहीं, तो उसके प्रारंभ के जो अक्षर हैं कुछ, उनको आप अलग करके देखो, और उसके बाद जो बचे अक्षर हैं उनसे अगर कोई अर्थ बन रहा हो तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें ये कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपको उस 22 उपसर्ग की सूची याद करनी है, कोई मतलब नहीं होगा उसका। हाँ, लिस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो हिंदी से 22 उपसर्ग हैं। हमने अपनी हिंदी में उर्दू या अरबी फारसी से भी कुछ उपसर्ग लिए हैं, उनकी संख्या 19 है। और अपने हिंदी के जो हैं वो 8 से 10 उपसर्ग हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं। तो बस ये संख्या आप देख लो, ध्यान रखना संख्या कितने उपसर्ग कितने लिए गए हैं, किस कहाँ से। तो उपसर्गों के अगर स्रोत की बात की जाए
तो संस्कृत से 22, ठीक है, ऐसे लिख लो, संस्कृत से 22। उर्दू, अरबी, फारसी, इन सब से 19, और हिंदी से, यानी कि हिंदी के जो अपने उपसर्ग हैं वो 8 उपसर्ग हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप देख लो। जैसे आपने सुना होगा अति, अति उपसर्ग एक, प्राय इसका अर्थ क्या होता है? अधिक। तो देखो ये जो मतलब मैं ब्रैकेट में लिखा ना कि ये अर्थ होता है इसका अति का कि अधिक, तो आप ये मत समझ लेना कि हर जगह जो इसे शब्द बनेंगे ना उसमें हम अधिक का ही अनुमान लगा के अर्थ निकालें। मतलब प्राय यही अर्थ निकलेगा कि जहाँ अति लगा वहाँ अधिक होगा, लेकिन हर जगह ये आप चीज़ नहीं कर सकते हो कि यहाँ अति का मतलब अधिक ही अर्थ होगा। इसमें आप मतलब ये मत बना के अपना मंतव्य मत बना लेना, नहीं तो वहाँ पे आप गलत हो सकते हो। जैसे मैंने लिखा अतिकाल, तो चलो ये चलता है कि अति माने अधिक समय हो गया, अधिकाल हो गया। लेकिन अगर मैं लिखूंगा अत्याचार, इसमें भी अति उपसर्ग है, अति प्लस आचार, संधि से हुआ है ये। संधि जब पढ़ेंगे तो समझोगे कैसे ई और आ मिलके यह हो गया, ये संधि में आएगा आगे। लेकिन अभी आप समझ लो कि इसमें अति है और आचार है। तो अब देखो अब आचार, आचार तो व्यवहार को कहते हैं, तो ऐसा ना कि बहुत अधिक व्यवहार वो अत्याचार हो गया, ऐसे तो मीनिंग नहीं निकलेगा ना। अत्याचार आप जानते हो क्या होता है कि बुरा व्यवहार, किसी पे अत्याचार करना यानी किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। तो ये इसको ही जोड़ के हमेशा अर्थ निकलेगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रायः यही अर्थ होगा, अधिक का अर्थ आएगा। तो बस ये ऐसे ही अत्यंत, ठीक है, अति सुंदर। अब यहाँ देखो अति सुंदर ये है, ठीक है, यहाँ अधिक का अर्थ निकल रहा है, तो सुंदर है, लेकिन कैसे सुंदर? अधिक सुंदर। ऐसे ही देखो अ या अन, ये प्रायः क्या देते हैं? विलोम अर्थ देते हैं, ठीक है, विलोम अर्थ। जैसे आप कहोगे अनमोल, तो जिसका मोल हो तो वो मोल हो गया, लेकिन जिसका मोल नहीं है वो अनमोल, ठीक है। जैसे विकारी और उसके पहले अ लगा दोगे तो अविकारी, जिसमें परिवर्तन हो विकारी, जिसे परिवर्तन न हो वो अविकारी। तो इस तरह से अ और अन ये जो होते हैं ये हमेशा विलोम अर्थ देते हैं अगर किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो, ठीक है। एक एग्जाम्पल उर्दू अभी फारसी से देख लेते हैं। जैसे कि उपसर्ग है खुश, उपसर्ग क्या है? खुश। इसका मीनिंग क्या निकलता है? तो अच्छा। जैसे आप सुने होंगे एक शब्द खुशकिस्मत, कि अच्छी किस्मत वाला है, खुशकिस्मत है। ऐसे ही खुश दिल, ठीक है, अच्छे दिल वाला खुश दिल। तो इस तरह से ऐसे ही बे, बे मतलब होता है बिना। जैसे आप सुनोगे बेईमान, बेइज्जती, तो इस तरह से बे हो गया अपना एक उपसर्ग। बेरहम,
बिना रहम का बेरहम। ठीक है। हिंदी का अपना उपसर्ग, जैसे कि ये शब्द हो गया अध, फिर कहोगे अधमरा, अधपक्का। तो इस तरह के जो होते हैं वो कौन से, ये अपने हिंदी के उपसर्ग है, अध। ठीक है। तो ये हो गया उपसर्ग। तो इस उपसर्ग को पहचानना बहुत कठिन काम नहीं है। अब मतलब देख लो, अगर वहाँ पे उस शब्द को तोड़ सकते हो और कोई दूसरा जो शब्द है वो मूल शब्द होना चाहिए। जो मूल रूप हमने बद्ध रूप पढ़ा था, तो मूल रूप होना चाहिए। तो समझ देना कि जो पहले वाला है और उसका कुछ बिना उस मूल रूप के लगाए अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो उपसर्ग है। ठीक है, यानी बद्ध रूप है। उसके बाद उपसर्ग के बाद प्रत्यय। एक मिनट। तो प्रत्यय, इसकी भी वही पारंपरिक परिभाषा है, क्या कि वैसे शब्दांश या अव्यय जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें, वो क्या कहे जाते हैं, प्रत्यय कहे जाते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने देखा था बचपन, तो बचपन में जो पन ये लग रहा है, ये क्या है, ये अपना प्रत्यय हो गया। ठीक है। ऐसे ही अच्छा में ई लगा दो, अच्छा ई, तो ई क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो प्रत्यय भी दो तरह के हो जाते हैं। प्रत्यय दो तरह के हो जाते हैं। कौन कौन से, कृत, ठीक है, और एक तद्धित। तो कृत प्रत्यय क्या होते हैं, जो क्रिया के अंत में लगे वो कृत प्रत्यय, और उससे जो शब्द बनेंगे वो कृदंत कहे जाएंगे। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं, और ऐसे जो शब्द बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा, तद्धितांत कहा जाएगा। ठीक है। तो लिख लो इसको। कृत कैसे हैं, जो क्रिया के अंत में जुड़े वो कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। और तद्धित जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़े। ठीक है। तो तद्धित कहा जाएगा। ठीक है। कृत से जो इनसे बने शब्द क्या कहे जाएंगे,
इनसे बने शब्द कहे जाएंगे कृदंत। ठीक है, और इनसे बने शब्द क्या कहे जाएंगे? इनसे बने शब्द तद्धितांत। ठीक है, तो कृत जो लगेगा क्रिया में लगेगा वो कृदंत शब्द हो जाएंगे, और जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंदर में जुड़ेगा वो तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे, और उनसे बने शब्द तद्धितांत हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ शब्द देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो कृदंत और तद्धितांत, जैसे कोई भी क्रिया में, जैसे मान लो होना क्रिया है, उसमें कर लगा दिया तो क्या हो जाएगा? होकर। गाना क्रिया है, इसमें वाला प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाएगा? गाने वाला। ठीक है, लूट है क्रिया, लूटने का, इसमें एरा ऐसे प्रत्यय लगा दो तो क्या हो जाएगा? लुटेरा। ठीक है, ठीक है, उसी तरह पढ़ में ई लगा दो तो पढ़ाई। तो जो क्रिया के अंत में लगेगा वो कृत प्रत्यय होगा, और उसके बने साथ कृदंत हो जाएंगे। तद्धितांत संज्ञा सर्वनाम विशेषण में, जैसे अच्छा हो गया ना विशेषण, अच्छा में आप ई प्रत्यय लगा दो, क्या हो जाएगा? अच्छाई। ठीक है, ऐसे ही बच प्लस पन, बचपन। ठीक है, एक संख्यावाचक विशेषण है, इसमें ता लगा दो, एकता। ठीक है, तो इस तरह के जो आप देख सकते हो कि संज्ञा सर्वनाम में विशेषण है और उसके बाद कुछ प्रत्यय जुड़ा है तो तद्धित प्रत्यय होगा, और उसको तद्धितांत कहते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा उपसर्ग प्रत्यय में, बस इतनी चर्चा है, और उपसर्ग प्रत्यय आप आसानी से पहचान भी सकते हो। तो इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने देख ली। अब इसके बाद आता है संधि और समास। तो मैं ठ किया था उपसर्ग और प्रत्यय, अभी आप कर लेना ड, ऐसे संधि। तो पहले संधि देखेंगे फिर समास देखेंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम ये देख लेंगे ज़रूर कि काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि और समास है क्या। तो संधि और समास के बीच में जो समानताएं या असमानताएं है ना, उसको एक बार पहले हम यहाँ पर समझ लेंगे, फिर संधि शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो संधि क्या होता है। संधि का एक मोटा मोटी अर्थ ये है कि दो वर्ण मिलेंगे इसमें, यानी कि एक स्वर वर्ण होगा, दूसरा स्वर वर्ण होगा, या एक स्वर वर्ण होगा, दूसरा व्यंजन वर्ण होगा। ठीक है, या फिर दोनों व्यंजन होंगे, या फिर पहला व्यंजन होगा, दूसरा स्वर होगा। तो यही बस ये व्यंजन और स्वर का मेल होगा, वो संधि है। समास क्या होता है? समास में वर्ण नहीं मिलते हैं, विभक्ति कुछ चिन्ह होते हैं, या तो हम विभक्ति चिन्ह हटा देते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं कि उन मतलब पदों का हम लोप कर देते हैं, कुछ बीच में उसके प्रत्यय हों या कुछ वो शब्द हों जो उनको जोड़ रहे हों। जैसे आपने राम और सीता न करके राम सीता कह दिया, तो इस तरह से कि कुछ उसके बीच के प्रत्यय या बीच के जो शब्द हैं या फिर कोई विभक्ति है
उसको आप हटा के और दो शब्दों को मिला दोगे तो वो क्या कहा जाएगा, समास कहा जाएगा। लेकिन संधि क्या होती है, तो संधि वो होती है जिसमें आप वर्णों का मेल करवाते हो, यानी कोई स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण से मिलेगा या फिर व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मिलेगा या फिर दोनों एक तरह के वर्ण एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक अंतर है। तो पहले हम इसको तुलनात्मक रूप से देख लेते हैं, फिर संधि की हम शुरुआत करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक कर देना, ऐसे कर लो, संधि और समास। एक तरफ संधि लिख लो आप, ठीक है, एक तरफ समास लिख लो। इसमें जो भी कुछ पहले तुलनात्मक बातें हैं पहले हम वो देखेंगे, फिर संधि के ऊपर आएंगे। तो जैसे संधि क्या है, दो वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार, ठीक है। और ये क्या है कि जब दो शब्द अपनी विभक्ति या प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समास, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल, और इसमें जो और भी कुछ बातें हैं जो आपको तुलनात्मक रूप से समझनी चाहिए उसको हम कल देखेंगे, ठीक है, तब हम संधि के ऊपर आएंगे। तो आज की कक्षा हम ये रहने देते हैं, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों को इस साथ शेयर करो, उनको बताओ इस हिंदी क्लास के बारे में। जो भी हिंदी से लोग जुड़े हों उन तक ज़रूर पहुँचाओ आप लोग इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक कम्युनिटी बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।